नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 8 को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले वाली सभी वर्कशीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं की है किसी भी कारणवश, वो प्लीज़ पहले वाली वर्कशीट्स भी कंप्लीट कर लें। पहले वाली मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, उन्हें देखकर समझकर उन वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोनों टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हुए इस शीट को समझेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Our today's topic is pair of linear equations in two variables। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। तो सबसे पहले तो टॉपिक को समझते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल की बात पहले भी हम वीडियोस में कर चुके हैं। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू अननोन है और जिसकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इट कैन टेक मेनी वैल्यूज एज पर द सिचुएशन। तो ये क्या है? चेंजेबल है। चर क्या है? जिसका मान हमें नहीं पता और जिसका मान जब हम निकालेंगे तो वो स्थिति के अनुसार बदल जाएगा, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है टू वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल इंग्लिश लेटर से। जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो होता है x। इसके अलावा हम z भी देखते हैं, y भी देखते हैं, a b c p q r l। किसी भी इंग्लिश स्मॉल लेटर का हम यूज कर सकते हैं एक वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में हमें दो इंग्लिश के लेटर दिखाई देंगे, दो इंग्लिश के स्मॉल लेटर दिखाई देंगे। वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकते हैं, और इनमें से कोई भी 26 लेटर्स होते हैं। तो हम पॉलिनोमियल में उनमें से किन्हीं दो लेटर को पाएंगे। बहुपद में हमें इंग्लिश के दो लेटर दिखाई देंगे जिसको हम वेरिएबल चर बोलते हैं। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी। पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बहुपद क्या है? चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब ये तो कहलाएगा पॉलिनोमियल, लेकिन अगर मैं इसको बराबर 0 रख दूंगी या किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं 0 के इक्वल रख दूंगी, 0 के अलावा कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब हमें बीच में इक्वल का साइन चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे हो, दूसरा राइट हैंड साइड पे हो, इट डजंट मैटर। लेकिन इक्वेशन कहलाने के लिए एक इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। अगर खाली ये इस तरीके से है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं। अगर हम खाली इसकी बात करें तो ये एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ किसी और कांस्टेंट के या 0 के या एक और पॉलिनोमियल के, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो ये इक्वेशन कहलाएगा। मतलब बेसिकली हमारे पास इक्वेशन का साइन होना चाहिए। तो और क्या होगा? इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, और राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल का साइन। तो एक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलती है, बीच में
इक्वल का साइन और राइट हैंड साइड। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? हमने पॉलिनोमियल की डिग्री की बात की। अगर हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, बहुपद की घात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? 2 है। तो ये किस तरह की इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ये। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, मतलब रैखिक समीकरण की। एक रैखिक समीकरण किस फॉर्म का होता है? ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, सॉरी यहाँ पर y आएगा। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हम देख पा रहे हैं, x एंड y, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? दोनों जो चर हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, मतलब इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। जो समीकरण है उसकी घात 1 होगी। अगर यहाँ पर घात 2 आ जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर 1 रहे और यहाँ पर 2 आ जाए तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो दोनों ही चर की घात 1 होनी चाहिए, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब यहाँ पर a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते। मान लीजिए a को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या ये तो 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा? by plus c is equal to 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, लेकिन ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर खाली एक वेरिएबल रह जाएगा, दैट इज y। इसी तरीके से अगर b 0 हो जाए मान लीजिए, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और हमारे पास वेरिएबल बचेगा खाली x। और अगर दोनों ही 0 हो जाएं एक साथ तो इक्वेशन हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट के रूप में बच जाएगी, मतलब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा अगर a और b दोनों ही 0 हो जाएंगे। यहाँ पर a क्या है? a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी चर या वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर पेयर, तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। दूसरी इस फॉर्म की हो सकती है, मतलब दोनों में वेरिएबल सेम होंगे x x y y, एक में कोफिशिएंट्स अलग होंगे, दूसरे में कोफिशिएंट्स अलग होंगे। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफ मेथड। हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, तो पहला मेथड हम जो सीखेंगे वो है ग्राफ मेथड, ग्राफीय विधि। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि किसी क्लास के 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है यूजिंग ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करते हुए इसका हमें हल निकालना है। अब क्वेश्चन में हमें 2 क्लूज दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे। 2 क्लूज हैं, 2 समीकरण बनेंगे और 2 वेरिएबल्स में बनेंगे। पहली लाइन क्या कह रही है कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास के, और दूसरी लाइन कह रही है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की क्लास है। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को x सेलेक्ट कर लें और नंबर ऑफ बॉयज़ को
वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो क्या थे, 10 थे। नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिला के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब जितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया वो बॉयज से 4 ज़्यादा था, ठीक है। तो बॉयज की संख्या में हम 4 ऐड करेंगे, गर्ल्स तो पहले से ही ज़्यादा है उसमें नहीं 4 ऐड करेंगे। आप लोग ये गलती करते हैं, जो चीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है उसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इक्वल का साइन क्या हमें दिखा रहा है कि हमें बैलेंस करना है, दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज कम है ना, तो उसमें हम 4 ऐड करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को हमें x और y की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे हम इस तरह, कम से कम हमारे पास 2 हल आ जाएं। यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर इसकी टेबल बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इनको हल करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि एक बार हम x का मान 0 रख दें और एक बार हम y का मान 0 रख दें। हालांकि आप कोई भी मान रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसको आसान करने के लिए, इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम 0 लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने x को 0 लेट कर लिया। जब हमने x को 0 लेट किया तो हम पुट करेंगे, ये 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो x को जब 0 माना तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब y को 0 लेट कर लेते हैं, तो इसकी जगह 0 हो गया, यहाँ से x का मान 10 आ गया। जब y 0 हुआ x 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, लेट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0, तो y को अगर यहीं छोड़ दें तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो y आ गया -4। तो जब x को 0 लिया तो y आ गया -4। अब y को 0 मान लेते हैं, x तो x ही रहेगा, y की जगह 0 + 4, तो x का मान आ गया 4। तो जब y को 0 लिया तो x आ गया 4। तो इस तरह से हमारे पास दोनों इक्वेशंस की हल आ गए, टेबल आ गए। अब हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अगर दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पर x 10 y 10 है, इसका मतलब x हमें पॉजिटिव साइड पर 10 तक तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे y भी पॉजिटिव साइड तक 10 तक तो मिनिमम हमें बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर x 4 और -4 है, y -4 है, तो हमने नीचे -4 तक y को बना लिया है, और ऐसे ही x तो है ही 4। तो अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन के पॉइंट्स को देखते हैं। पहले इक्वेशन के का पहला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 10, मतलब x का मान 0 है, y का 10 है। जब x 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये y एक्सिस पर लाई करेगा, जहाँ पर y का मान 10 है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरे कलर से शो करती हूँ मैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 10। नेक्स्ट इज 10 0, x 10 है, y 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। दोनों
पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। आप लोग इसे ग्राफ पे बनाइएगा, ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट आपके पॉइंट्स आएंगे। तो ये हमारी जो लाइन आ गई, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन की, दैट इज x + y = 10। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0 and -4, x is 0, y is -4। तो ये भी y एक्सिस पर लाई करेगा, यहाँ पर y -4 है, तो ये पॉइंट है हमारा 0 -4। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 0, x 4 है, y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम स्केल से मिला देंगे। तो ये जो दूसरी लाइन आई, ये हमारी x = y + 4। अब देखिए दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, इसीलिए इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनको प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इनका, तो हमारे पास सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही जो बिंदु है वो इन दोनों इक्वेशंस का हल है, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी या छुएंगी। एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है। अद्वितीय हल है। अगर दोनों लाइन से एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट रही हैं तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही अद्वितीय हल। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है इन द एग्जांपल राइट द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द यूनिक सॉल्यूशन इन द ग्राफ शो। अब यहाँ पर x और y की क्या वैल्यूज हैं वही हमें बतानी है। तो अगर हम इसको नीचे मिला दें तो x क्या आ रहा है 7, और इधर अगर मैं इसको y से मिला दूँ, y एक्सिस से मिला दूँ, तो ये 3 पे जाकर मिल रहा है, तो y आ रहा है 3, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, सल्यूशन है। जो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को माना था, x माना था, तो लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, और हम देख पा रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y - x = 0 रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली अ डैश। मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है, तो हमें एक सरल या सीधी, जिसको हम बोल सकते हैं सरल रेखा मिलेगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 2 kg एप्पल्स की कीमत और 1 kg ग्रेप्स की कीमत एक दिन 240 रुपये थी। एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कीमत 500 रुपये हो गई। तो इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं। मान लेंगे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज, ऐसे ही लेट कॉस्ट ऑफ
1 kg ग्रेप्स y रुपीज़, माना 1 किलो सेब की कीमत x रुपये है और 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपये है। तो 2 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी 2x। तो 2 किलो एप्पल्स की कीमत जमा 1 किलो ग्रेप्स की कीमत ये है 240 के बराबर। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल्स की कीमत और 2 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी हो जाती है 500। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है, इन दोनों के दो दो हल निकालने हैं। टेबल बना लेते हैं पहले। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल हो गई। अब देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसका मान बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। तो अगर मैं x और y की वैल्यूज को 0 मानूंगी तो भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ भी बन जाएगा। लेकिन ग्राफ जो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा चौड़ा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम 0 लेने की बजाय अगर x और y की वैल्यू को 100 मान लें, 100 लेट कर लें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं पहले x की वैल्यू को 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह आ गया 100, तो ये हो गया 200 जमा y बराबर 240। तो y की कीमत आ गई 240 घटा 200। ये 200 यहाँ प्लस था तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, तो y का मान आ गया 40। तो जब x को हमने 100 माना तो y का मान 40 आ गया। अब मान लेते हैं y को 100, 2x, y की जगह 100 बराबर 240। ये हो गया 2x बराबर 240 घटा 100, 2x हो गया 140। तो x का मान आ गया 140 बटे में 2, ये 2 गुणा हो रहा है यहाँ के भाग, तो ये हो गया 70। तो जब हमने y का मान 100 रखा तो x आ गया 70। इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, वही करेंगे, माना x बराबर 100, x की जगह 100 लिखेंगे, ये हो गया 400। वहाँ जाके हो जाएगा घटा 2y बराबर 100, y का मान आ गया 100 बटे में 2, 50। तो जब हमने x को 100 लिया तो y आ गया 50। अब मान लेते हैं y को 100, तो 4x प्लस y की जगह आ जाएगा 100 इक्वल टू 500। ये हो गया 4x प्लस 200 इक्वल टू 500। 4x इज इक्वल टू 500 माइनस 200। 4x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से x आ गया 300 अपॉन 4। काट लेते हैं इसको 4 से, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो ये आ गया, जब हमने y को 100 माना तो x का मान आ गया 75। दोनों टेबल बन चुकी हैं, अब हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ग्राफ इसका बना लिया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब 2 पॉइंट्स के बीच में जो हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर 10-10 का लिया है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू बड़ी है। अगर यहाँ मैं एक एक का डिफरेंस लूँगी तो वो ग्राफ पेपर से बाहर निकल जाएगा। तो हमें अपने कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए ये इंटरवल लेना है। यहाँ पर हम 10-10 का लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में, किसी और ग्राफ में आपको 100-100 का डिफरेंस लेना पड़े, किसी में 50 का, या किसी में एक का डिफरेंस हो। ऐसे ही हमने y एक्सिस में लिया है। अब पहली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे, पहला था 100 और 40, तो ये यहाँ पर x 100 है और y 40, तो ये पॉइंट है मेरा 100 40। दूसरा है 70 100, मतलब x 70 और y 100, तो ये है 70 और 100। इन दोनों को मिला दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की लाइन x 100 y 50, तो x 100 y 50 और x 75 y 100। अब 75 कहाँ पर लाई करेगा? ग्राफ पे आप एग्जैक्टली उस लाइन को प्लॉट फिगर आउट कर सकते हैं जो 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच है। तो इसको सीध में ले जाते हुए हमें 100 तक ले जाना है और ये हमारा पॉइंट है 75 और 100। इन दोनों को भी हमने मिला दिया। ये जो लाइन है ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। अब हम देख पा रहे हैं ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। मैं इनको इस तरफ कितना भी बढ़ा दूं या ऊपर की तरफ कितना भी बढ़ा दूं, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो जब हमारे पास ग्राफ में ऐसी दो लाइंस आती हैं तो उस ग्राफ का कोई हल नहीं होता। नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं कर रही, कहीं पर काट नहीं रही, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब दो लाइनें समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता। इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही थी, उसका इसलिए एक यूनिक सोल्यूशन था, एक हल था, इसका कोई हल नहीं है। एक तीसरी सिचुएशन भी होती है जिसमें लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को पूरा ढक लेती है। तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे पास अनेक हल होते हैं, क्योंकि वो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को छू रही हैं, टच कर रही हैं या काट रही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस सिचुएशन में कोई हल नहीं है। तो इस वर्कशीट के हमने सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। आप ये ग्राफ्स बना लीजिए, इन्हें सॉल्व कर लीजिए और ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। थैंक यू बेटा।